हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 जनवरी को हुए सीटेट के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 504 किलोमीटर। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है, तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? इसमें क्या पूछा है हमसे? औसत चाल। तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। हमारी दूरी क्या दी है? 504 किलोमीटर और समय क्या दिया है हमारा? 7 घंटे। ये 4 है, 504 किलोमीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। हमसे किस में पूछा है? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करेंगे? 72 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो इसका आएगा 18 4 जा होता है 72 और 4 5 जा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था हमारा, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है उसके साथ खेलना चाहती है। इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या है? इसका होगा, देखो कोई बच्ची एक्स पर है, वो कहाँ जाना चाहती है? वाई पर जाना चाहती है। तो इसके लिए सबसे पहले वो कहाँ जाती है? एक्स से ओ पर पहुँचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। दक्षिण में क्या है? ओ। ये हमारी दिशाएं होती हैं हमारी चारों। ये होती है पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वह कहाँ गई है? दक्षिण में गई है। कितना चली है एक्स में? 40 मीटर। अब इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में चलती है। पूर्व किधर है हमारी? इधर, इस साइड। तो पूर्व दिशा में चलती है कितना? 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंच जाती है। अब वो वाई पर पहुंच गई। अब इसमें पूछा वाई से एक्स की दूरी बताइए और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा। ये दूरी पूछी है हमसे और ये दिशा पूछी है। ये कितनी हो जाएगी? तो ये इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। इसमें लग जाएगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? तो ये लग जाएगी हमारे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है हमारा? 40 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर क्या है हमारा? 30 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा? 1600 प्लस ये कितना आएगा इसका? 900। इसको ऐड करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा? 2500 आ जाएगा हमारा। 1600 900 को ऐड करेंगे 2500 आया। अब इसका हम कर्ण से ये स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2500 को निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 50 मीटर। दिशा हमारी कैसी होगी? ये था हमारा फिगर। हमसे दिशा पूछिए इस वाई की एक्स के सापेक्ष। तो दिशा हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी दिशा हो जाएगी। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। हमारी दिशा क्या हो रही है? उत्तर पश्चिम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63 आया था, स्लॉथ के बारे में दिए सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और वह अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। केवल 8 वृक्ष चुनते हैं अपने जीवन में। ये क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, जंगलों के ज़्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं? आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, यह वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बहता वर्षा मृदा को बहा ले जाएगा, भौम जल स्तर बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी और सी। ये ऑप्शन में नहीं दिया था बी और सी। इंग्लिश मीडियम वाली आंसर की में ये दिया था बी एंड सी। इसका राइट आंसर क्या था? बी और सी। और ये इसमें है ना हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को तो जिसने
आंसर 4 टिक लगाया था ऑप्शन नंबर 4, तो उसको पूरा 1 नंबर मिला था। और हिंदी मीडियम वालों को सभी को इसमें कॉमन नंबर मिला था, इसमें सबको मिला था, क्योंकि आंसर ऑप्शन में बी और सी ऑप्शन ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। इसका ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, ज़्यादातर हर पेपर 1 सेंटीमीटर की दूरी दी थी, उसमें 110 दे दी, और ये नीचे वाली वैल्यू बस चेंज हो जाती है, ये मीटर में दिए। और 15.4 सेंटीमीटर की पूछिए, एक की इतनी दी है तो 15 की कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 15.4 सेंटीमीटर, इसका गुणा कर देंगे 110 में, तो हमारा आ जाएगा, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, तो हमारा आ जाएगा आंसर 1694, ये मीटर में आएगा हमारा। और हमसे पूछे किस में, किलोमीटर में आंसर दिए हैं सारे, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1694 इसको डिवाइड करवा देंगे हम 1000 से, क्योंकि किलोमीटर में पूछा है हमसे, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 में, तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1.694 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, नहीं ये फर्स्ट नहीं, ये वाला सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 66 आया था हमारा, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 67, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकलकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी। इसका राइट आंसर होगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 68 आया था, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। इसका राइट आंसर होगा आपका नेपाल। क्वेश्चन नंबर 69 आया था हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसमें उत्क्रमित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा मोम का घोल बनाना। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले कुछ नीचे दिए गए विशेष लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उनकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होना, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, सी और ई, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब अधिक ठंड होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। छात्रा कहाँ से आई है। इसका राइट आंसर होगा आपका मनाली से आई है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ भी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। इसका राइट आंसर होगा आपका दूध, सब्जियां, पालक और फल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 73 आया था, मधुमक्खी के छत्ते के विषय में निम्न नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं, ये गलत है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 74 आया था, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो
नीचे दिए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। इसका राइट आंसर होगा आपका केवल सी, अंडे देते हैं ये, अंडे देना। क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा। केंचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिससे इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और डी। गतिविधि आधारित शिक्षा और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 77 आया था हमारा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन 78। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 79 आया था। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए चुनौती है। इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 80 आया था। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ईवीएस कक्षा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियाँ। क्वेश्चन 81 आया था। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय है। उपविषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 82 आया था। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा और प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 83 आया था। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिक का मतलब है। इसका राइट आंसर होगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर 4। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन की स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आया था। क्वेश्चन 85। ईवीएस सिखाने के लिए कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, फील्ड ट्रिप करवानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 86 आया था हमारा। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है और संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 87 आया था। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने के अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा। सीखने में सुधार का आकलन बिंदु है। आकलन बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर होगा सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 89 आया था। ईवीएस में सहपाठी आकलन क्या है? इसका राइट आंसर होगा केवल ए, सीखने के रूप में आकलन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक ईवीएस शिक्षक का आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल एक सबसे अच्छा बल्कि एक समय में सभी प्रकार के बच्चों के कार्य या गतिविधियों को एकत्रित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है? पोर्टफोलियो का उपयोग कर रहा है शिक्षक।
ये हो गए आज के हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लिए लेके आए 5 जनवरी को हुए सीटेट के ईवीएस के कुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। कौन है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है? उस संस्था के प्रधान कौन? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 62, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या बना? इसका राइट आंसर होगा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हैंड पंपों का उपयोग होना। क्वेश्चन नंबर 3 आया था हमारा, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है अम्ल वर्षा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? मतलब जिस जल में नमक ना हो, लवण ना हो। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जलप्रपात। बाकी सब में लवण ही लवण है। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। रीता अपने नौकरी वाले पिता, माता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त परिवार, जिसमें सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आया था हमारा, पहने चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? इसका राइट आंसर होगा घास एवं शाक। क्वेश्चन नंबर 68 आया था हमारा, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हेलोफाइट कहा जाता है, जो खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 69 आया था हमारा, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्रकृति रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। यह चित्रकला कहाँ संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? चित्रकाठी चित्रकला। इसका राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आया था, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। इसका राइट आंसर होगा गद्दी जनजाति। हिमाचल की जनजाति गद्दी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? मिजोरम का प्राचीन नृत्य कौन सा है? चेराव नृत्य। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा रेल मार्ग? डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 73 आया था हमारा, कल्पना चावला एक भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका 2003। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 आया था, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? पेड़ के तनों में कौन सा बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बसंत गौरी, जिसको क्या बोलते हैं बारबेट। वो पेड़ के तने में ही अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि
इसका कारण क्या था? क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। जो विटामिन सी होता है ना हमारा, वो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना, जो उनके अंदर के विचार है उनको एक्सप्लोर करना। क्वेश्चन नंबर 77 आया था हमारा, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र में कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 78 आया था हमारा, जब जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 79 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? इसका राइट आंसर होगा चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आया था, क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश में कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का एवं वर्णन का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कहानी अथवा वर्णन के पात्रों के साथ विद्यार्थी को आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आया था, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सिखाने के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिदिन का मूल्यांकन सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 आया था हमारा, ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर आपस में अपना कार्य करें। निम्न में से विद्यार्थी किससे वंचित रहेंगे? उसके विद्यार्थी किससे वंचित रहेंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका किससे वंचित रहेंगे? सहपाठी द्वारा सीखना। उनसे कह देंगे कि शांत बैठो बिल्कुल और चुपचाप से अपना काम करो, तो बच्चे किससे वंचित रह जाएंगे? मतलब ग्रुप में सीखना, फिर आपस में करते रहेंगे अकेले। क्वेश्चन नंबर 85 आया था हमारा, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के लिए आकलन के लिए सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी तथा सी। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, अनुभवों का और मूल विचारों का। क्वेश्चन नंबर 86 आया था हमारा, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्न में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 87 आया था हमारा, रोनाल्ड रोज की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंधित जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा,
निम्नलिखित वाक्यों में इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यह विषय वस्तु के बड़े वाक्य की गहन योजना है। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण सीखने के लिए सबसे उचित है। इसका राइट आंसर हो अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों और ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किए जाएं। जो भी उनके कॉन्सेप्ट है ना, उनकी उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो चित्र दिखा के, मतलब वस्तुएं दिखा के और क्रिया करवा के तब की जाए उनको डिस्कस। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 आया था, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों को वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, चारों सही है। यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता की प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। ये हो गया आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लिए लेके आए 6 जनवरी को हुए सीटेट के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, हमारी औसत चाल पूछिए मीटर पर सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम इसमें फॉर्मूला आएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या दी है हमारी 1134 किलोमीटर और समय क्या है हमारा 21 घंटे में तय करती है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1134 को डिवाइड करें तो आएगा हमारा 54। अब जल्दी मत कीजिए, इसमें 54 एक ऑप्शन में एक आंसर भी दिया है बट ये गलत है, हमारा 54 नहीं आएगा। इसमें क्या दिया है, औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, जो 54 आया था उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अभी तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, तुमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 3 × 54 और 5 3 × 15। इसका राइट आंसर होगा आपका 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा, कोई छात्र ए पर है। ये दिशा वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये तो दिशाएं तो मालूम होंगी। ये होती है पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और नीचे होती है दक्षिण। तो इसमें क्या दिया है, कोई छात्र ए पर है, वो माना ए पर है कोई छात्र, वह कहाँ जाना चाहता है, बी पर पहुँचना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले कहाँ जाता है, ओ पर जाता है। ओ कहाँ पर है, ए के ठीक उत्तर में है। कितनी दूरी पर, 90 मीटर की दूरी पर है। और इसके बाद में बी पर जाता है। बी कितनी दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर पश्चिम में। अब इसमें क्या पूछा, हमारी ए से लेके बी तक की दूरी पूछी है। ये तो आप सभी जानते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का वर्ग बराबर, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। 90 का वर्ग कितना होता है, 8100 प्लस 120 का क्या हो जाएगा, 144 प्लस 00। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा आपका 22,500 ए बी का वर्ग। अब इसका हम वर्ग हटाएंगे तो अंडर, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा हमारा, वर्ग हटाएंगे तो ये किसका वर्ग होता है हमारा, 15 का होता है, 15 और 1 0। तो हमारा आंसर आ गया 150 मीटर। और दिशा क्या होगी हमारी, ये दिशा कौन सी होगी, बी, ए के सापेक्ष। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 63 आया था, निम्नलिखित में से
स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा आपका, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और वे दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये राइट आंसर है। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं, ये रॉन्ग है। और स्लॉथ लगभग 70 वर्ष जीते हैं, ये भी रॉन्ग है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और ये तो गलत है, और ये भी गलत है। और ये इसमें ये वाली बात सही है, वे जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आया था हमारा, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है। क्या है ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण? ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं ऊष्मारोधी होती है, जिससे कि हमें ठंड महसूस नहीं होती और वो हमें गर्म बनाए रखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर, मानचित्र में दर्शाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शिफ्टों में पूछा गया है, यही क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। 110 मीटर की दूरी दिखाई है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा के बीच की दूरी कितनी है? 142 सेंटीमीटर की पूछी है आपसे, ये पूछिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर इतना पूछा और 114.2 सेंटीमीटर बराबर पूछा हमसे, तो क्या करेंगे हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 110 की। पॉइंट हटाएंगे, इससे ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके? 1562 आ जाएगा। बीच की दूरी किलोमीटर में, इसमें सारे आंसर हमारे किलोमीटर में और हमारा ही सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 0 है तो 0.3 के बाद लग जाएगा 1.562 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 66 आया था, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 आया था, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का क्या नाम था? तो उस राज्य का नाम जहाँ के लोग ऐसे नाचते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका चेराव, मिजोरम। मिजोरम के लोग ऐसे नाचते हैं, चेराव नृत्य बोलते हैं इसे, जो 2 डंडी लेके करते हैं आमने सामने जोड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 आया था हमारा, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। इसका राइट आंसर होगा आपका बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, गलत। दीपावली तो हमारा आपको पता ही सभी हो, यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। ये दोनों अमावस्या को मनाए जाते हैं, नहीं। दीपावली तो अमावस्या को मनाया था बट होली नहीं मनाया था, होली दीपावली पूर्णिमा को, ये भी गलत। दीपावली अमावस्या तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये सही है। होली फागुन में मनाई जाती है, ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्न में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा में कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ये राइट आंसर। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, रॉन्ग। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया था, आबू धाबी में नहीं। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो वे पाइप से निकाल कर पीते हैं, ये भी सही है। इस वृक्ष की जड़ों की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर होती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए, ये भी सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं, ये गलत है। इस वृक्ष की पत्तियां इसमें कम होती हैं, इसका राइट आंसर होगा ACD। क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, हमारे देश में ऐसे ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है, ये गाँव के होने चाहिए।
ये कहाँ के होते हैं? असम के होते हैं। असम में बनाए जाते हैं ऐसे मकान। वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना, जब भी तो वो ज़मीन से है ना 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद है, अच्छा लगता है? कहाँ का है नारियल करी के साथ टैपियोका? इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 73 आया था, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम कौन सा समय होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। और जो मधुमक्खी पालन होता है उसको क्या बोलते हैं, आप बताइए उसे कमेंट में। चलिए मैं बता देती हूँ, इसको बोलते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एपीकल्चर। बिहार के लोग ज़्यादा करते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 74 आया था हमारा, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा आपका पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा, उस खेत की मृदा के व्यवहार के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? वो ज़्यादा ही वैसे रासायनिक केमिकल आते हैं, केमिकल वाली खाद आती हैं, वो उनको यूज़ कर करके बार बार फसल उगा देते हैं किसान लोग। तो इससे उनकी मृदा कैसी हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा आपका कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। जो वो मृदा है ना, फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी, उसमें इतने सारे केमिकल डल जाएंगे तो वो हमारी खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी, बचेगी, वो बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका सीखने का विस्तार। चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन 77 आया था, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया, निम्न में से कौन सा उपकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्राणी उद्यान में पशु जानवरों को देखना। चलते क्वेश्चन नंबर 78 पे, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपका परिवार तथा समुदायों के बुजुर्गों से बातचीत करना। उनसे बातचीत करेंगे तो जो परिवार के और समुदाय के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने बारे में तो वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 79 आया था हमारा, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तकें क्यों नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं है वहाँ की कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं। भाषा मतलब वो हिंदी की बुक होती है, उससे पर्यावरण की चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे हमने बच्चों को पढ़ा है खा से खरगोश, खा तो हमारा भाषा का हो गया और खरगोश कहाँ का हो गया, इन्वायरमेंट का, और गा से गमला, ऐसे करके बच्चों को सिखाते हैं। और गणित में कैसे सिखाते हैं, गणित में जोड़ घटाव वगैरह होते हैं, ये बच्चे हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इनको। एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास तक ही। तो क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा समुदाय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थी को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अधिगम का प्राथमिक स्रोत अधिगम विद्यार्थियों की समझ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। चलते क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 82,
संज्ञानात्मक वादित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 आया था। पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका संकल्पना मानचित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है किससे? समग्र विकास से। मतलब समग्र मतलब पूरा उसका विकास, व्यापक विकास। क्वेश्चन नंबर 85 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यपत्र के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। क्वेश्चन नंबर 86 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब जो गिने चुने हैं उस पर ही फोकस करना है और मतलब किताब से बाहर नहीं आना, ही तो गलत है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, ये राइट है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सी। चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदत है उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन कौशलों को विकसित कर रही है? इसका राइट आंसर होगा आपका अवलोकन, प्रश्न करना और संवेदनशीलता संवाद। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी थीम है? इसका राइट आंसर होगा आपका जल। क्वेश्चन नंबर 89 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक को कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? इसका उच्च स्तरीय चिंतन वाले मतलब जिससे बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो बच्चों की। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? और ये हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, ये तो बच्चा बता देगा, ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? बच्चे बता दें क्लोरोफिल के कारण। बीज बोने से लेकर गेहूँ की फसल काटने के चरण, इसमें मेमोराइजेशन लगेगा, इसमें स्टेप बाई स्टेप बच्चे बता देगा। उसमें मुझे उच्च स्तरीय चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा अपसारी चिंतन का किससे विकास होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। मतलब उन्होंने बच्चों ने रोल प्ले किया है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उनके जो उन्होंने अभिव्यक्ति की है। इसका राइट आंसर होगा आपको पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।